चलो लेट्स स्टार्ट विथ एएस नंबर 25, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम। सर इंटरिम का मतलब बीच में रिपोर्टिंग कर दो, तो बीच में रिपोर्टिंग करते हैं क्या? इसलिए तो ये एएस है। बीच में रिपोर्टिंग करना मतलब सुन लो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये पूरा ईयर है। प्लीज ध्यान से देख लो, ये पूरा ईयर है। पूरे ईयर का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं और हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल रिपोर्टिंग। एनुअल, क्लियर है क्या? और आप कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक आप, स्पेसिफिक मतलब कोई भी पीरियड लेस देन 12 मंथ्स के लिए अगर आप रिपोर्ट बना रहे हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। लेस देन, इट कैन बी 7 मंथ, इट कैन बी 8 मंथ, इट कैन बी 9 मंथ, इट कैन बी 10 मंथ, इट कैन बी 3 मंथ, इट कैन बी 4 मंथ। तो मुझे पहले बताओ रिक्वायरमेंट क्या होता है ये इंटरिम फाइनेंशियल का? क्यों बनाना पड़ता है ये बीच में ही इंटरिम फाइनेंशियल? क्या होगा? कुछ तो होगा। कुछ हुआ मतलब क्या हो रहा है? फंड रेस करना होगा, एक्सीलेंट। सिंपल बोलूँ, लोन लेना है। लोन लेना है। अब बैंक के पास गए ना, हमको लोन लेना, तो बैंक क्या बोलेगा मालूम है? भाई तूने लास्ट 4-5 महीने में ना क्या धंधा किया हुआ हम लोग को लाके दिखा। तो सुन लो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं बताएगा कि आपको क्या डिस्क्लोज करना चाहिए। बस ये बताएगा कि अगर आप 12 महीने के अंदर बना रहे हो ना, तो किस फॉर्मेट में या क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका, वो बताने वाला है। तो लेस देन 12 मंथ्स इज कंसिडर्ड एज इंटरिम। एक तो आपको जैसा फंड रेस करना है आपने बताया वह हो, दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यू भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यू के हिसाब से भी इंटरिम करना पड़ता है। सेबी, सेबी बड़े बड़े लोगों को क्या बोलता है मालूम है? कौन बड़े बड़े लोग? जो लिस्टेड है, जो लिस्टेड है, जो लिस्टेड है, क्या बोलता है मालूम है क्या? कि भाई सुन, आपको ना क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। हर 3-3 शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया, तू लास्ट में उसको एक साथ अटैक देगा क्या कि पैसा डूब चुका है तुम्हारा? ऐसा नहीं करना। क्या करना पड़ेगा? हर 3-3 महीने में बता देना कि ये मेरा रिजल्ट है। हर 3 महीने का क्वार्टरली रिजल्ट क्या करना पड़ता है? उनको अपलोड करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो एक तो हो सकता है कि रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यू, और दूसरा हो सकता है कि नॉट रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यू। बट फिर भी आप क्या बनाने जा रहे हो? इंटरिम फाइनेंशियल बनाने जा रहे हो। तो बट यहाँ पर इंटरिम फाइनेंशियल बनाने जा रहे हो ना अगर आप, लेस देन 12 मंथ का, तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो भी हम लोग करेंगे फ्रॉम मॉड्यूल ये सब बातें पढ़नी है इसके अंदर। क्या बोला है? AS 25 डज नॉट मैंडेट विच एंटरप्राइज वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो ये नहीं बोलता है कि भाई कंपनी ए तू बना, कंपनी बी तू बना, ये नहीं मैंडेट करता है। क्या बोल रहा है वो लोग? AS 25 डज नॉट मैंडेट हु इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल। हाउ फ्रीक्वेंटली और हाउ सून, कितना फ्रीक्वेंसी में बनाओ, 3-3 महीने का बनाओ, 4-4 महीने का बनाओ, ये AS 24-25 नहीं बोलता है। नहीं बोलता। सर क्या बोलता है फिर? जिस किसी को भी लेस देन 12 मंथ बनाना है ना, तो AS 25 के अंदर कुछ बातें लिखी गई, बस वो फॉलो करना, वो फॉलो करना। कितने पीरियड का बनाना है वो AS 25 नहीं बताता है। इफ एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड, इफ एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, इट शुड कंप्लाई विद दिस। बस इस स्टैंडर्ड को क्या करना, आप कंप्लाई करना। जो भी 12 मंथ के अंदर का बनाएगा उसको क्या करना पड़ेगा? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स द मिनिमम कंटेंट, मिनिमम कंटेंट ऑफ एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। सुन लो, मैं वापस से आपको एक टॉपिक का बाउंड्री देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल से सुन लो। नंदिनी काय का बिजनेस है? पानीपुरी का। पानीपुरी का बिजनेस है। अब पानीपुरी का इसका बिजनेस है। अब इसको चाहिए था लोन, इसको दुकान लेना था। इसने सोची कि मैं मेरे बिजनेस को एक्सपांड करती हूँ, तो लोन लेना था इसको। तो बैंक में गई और बोली कि मेरे को लोन चाहिए। तो बैंक वाला बोला कि अरे आप पैसा रीपेमेंट कैसा करोगे? वो बोली क्या धंधा चलता है हमारा। अब हमारा क्या धंधा चलता है? लास्ट 4-5 महीने का आप सेल देखोगे ना, तो आप भी आ जाओगे पानीपुरी के बिजनेस में। बोला ठीक है जाओ, लास्ट 5 महीने का ना मुझे P&L और बैलेंस शीट बना के दो। लास्ट 5 महीने का क्या बना के दो? P&L बैलेंस शीट।
अब इसको लास्ट 5 महीने का बैलेंस शीट बनाने का है, बैंक ने बोला है, तो इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, या ये एएस क्या बोलता है मालूम है, कि आपने अगर पिछले साल पीएनएल बैलेंस शीट बनाया था, तो वहां पर आपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज किया होगा ना, वो सेम पॉलिसी यहां पर भी यूज करना, ये एक बात बताया। दूसरा, आपने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज करते हो ना वहां पर, वही सेम एस्टिमेट्स यहाँ पर यूज करना, दूसरा बात। तीसरा बात, आपका ये जो 5 महीने में इनकम अक्रू हुआ होगा या एक्सपेंस अक्रू हुआ होगा, वो इसी पीरियड में दिखाना, उसको आगे डिफर नहीं करना। ये बात मैं फिर से थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। इसका पानीपुरी का बिजनेस है, ये अलग अलग ना स्कीम चलाती है कि किसी को अनलिमिटेड पानीपुरी खाना है ना 1 महीने तक, उसके लिए ये पैकेज है। किसी को 1 हफ्ते में अनलिमिटेड पानीपुरी खाना है, तो उसके लिए ये अलग अलग पैकेज बनाती है, उसका मार्केटिंग करती है। तो इसका मार्केटिंग करने का प्लान ना हमेशा ना अप्रैल में होता है। मान लो अप्रैल में इसने ना मान लो अप्रैल में इसने ना 1,20,000 खर्चा कर दिया। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई खर्चा नहीं है। फिर अप्रैल में जो खर्चा किया ना, उससे पूरा बिजनेस चल जाता है ईयर एंड तक। तो अपने को क्वेश्चन कैसा बोलेगा मालूम है क्या, कि इसने ना पानीपुरी के बिजनेस के लिए ना अप्रैल में खर्चा किया 1 लाख का, बट ये जो 1 लाख था ना, ये पूरा 12 महीने का आइडियली। तो इसको इंटरिम फाइनेंशियल जब 5 महीने का बोला, तो कितना दिखाना चाहिए उधर खर्चा एडवर्टीजमेंट का? लॉजिकली सोचो, 50,000 नहीं दिखाना चाहिए, पूरा 1,20,000 दिखाना चाहिए। जब इनकम अक्रू हो गया ना, जो एक्सपेंस अक्रू हो गया ना, वो पीरियड में दिखा दो, उसको आगे डिफर नहीं करना है, उसको आगे डिफर नहीं करना है। उसको अगर वो पीरियड में बैड डेट्स हुआ ना, वो दिखाना है। तो ये तो क्या मैंने टॉपिक का बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया, बट यही हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ये क्लियर क्या बोल दिया यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड ना प्रिस्क्राइब करने वाला है। क्या चीज़ प्रिस्क्राइब करेगा सर? कुछ मिनिमम कंटेंट जो फॉलो करना पड़ेगा। एंड रिक्वायर्स दैट एन एंटरप्राइज विच इलेक्ट्स टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट शुड क्लियरली कंप्लाई विद दिस स्टैंडर्ड्स। चलेगा, आगे देखते हैं अभी हम लोग। स्टैट्यू गवर्निंग एन एंटरप्राइज, governing an enterprise or a regulatory may also require an enterprise to prepare and present statute। एक मिनट statute को अंडरलाइन करके लिख दो। सेबी, सर सेबी किसको गवर्न करता है? लिस्टेड एंटिटी को। क्या बोलता है? क्वार्टर की रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ओके, विच में बी डिफरेंट इन द फॉर्म और द कंटेंट, ब्ला 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 ब्ला। अब आता है डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ये सब डेफिनेशन है। इंटरिम पीरियड मतलब क्या होता है, सुन लो ना। इज इट 3 महीना क्वार्टरली? इज इट इंटरिम पीरियड? आंसर इज नो। एनी पीरियड लेस देन 12 मंथ, एनी पीरियड लेस देन 12 मंथ इज कंसिडर्ड एज इंटरिम पीरियड। देखो क्या बोला, इंटरिम पीरियड इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड शॉर्टर देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर। यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेना है। सर नेक्स्ट क्या बोला? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। दो चीजों का बात हुआ है प्लीज। इट मीन्स अ फाइनेंशियल रिपोर्ट containing either a complete set, हाँ अमन, सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ सकता है बताओ जरा। ये देखो, ये सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर? वेरी गुड, पीएनएल दिख रहा है। आगे तो बोलो, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी गुड, नोट्स अकाउंट्स, बस हो गया मुझे, चलेगा, परफेक्ट। ये चार चीज दिख रहा है, तो आपका एंट्री में भी ये चार दिखना चाहिए, एंट्री में भी ये चार दिखना चाहिए। और इट शुड कंटेन अ सेट ऑफ कंडेंस, का मतलब सर यही सब चीजें होना चाहिए, बट इन अ समरी फॉर्म। कंडेंस मतलब उसका छोटा वर्जन, डिटेल नहीं चाहिए, इन अ कंडेंस फॉर्म चाहिए। और इंटरिम पीरियड फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब दो चीज आता है। कौन सा दो चीज है? एक तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट, कंडेंस्ड, कंप्लीट सेट, कंडेंस्ड, क्लियर है क्या? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस एंड एंटरप्राइज इट्स एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड में बी शॉर्टर देन द फाइनेंशियल। ऑब्वियस है ये कि सर अगर
ये पूरा ईयर है। आपका बिजनेस ही 1 जनवरी को शुरू हुआ होगा। आपका बिजनेस ही 1 जनवरी को शुरू हुआ होगा या 1 नवंबर को शुरू हुआ होगा। आपका जो फर्स्ट ईयर एंड होगा ना, इट विल बी लेस देन 12 months। इट मे बी शॉर्टर इन सच अ शॉर्टर पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ इंटरिम पीरियड। ये सब है ना एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से ना इसको हिंदी में समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं। पहले साल बिजनेस सुनो ना, बिजनेस शुरू ही हुआ 1 नवंबर को। बिजनेस शुरू कब हुआ? 1 नवंबर को। तो उसने फाइनेंशियल जो बनाया ना वो 1 नवंबर से 31 मार्च बनाया। ये क्लियर? और हम लोग ने सर इंटरिम फाइनेंशियल का क्या पढ़ा डेफिनेशन? सर इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड क्या होता है? एनी पीरियड लेस देन 12 मंथ। इसने पीएनएल बैलेंस शीट बनाया वो भी लेस देन 12 मंथ्स का, तो ये आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। बोलो हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी ईयर ऑफ बिजनेस इन बिटवीन चालू होता है ना, तो उसको मजबूरन लेस देन 12 मंथ का बनाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। क्या ये एकदम क्लियर? ये एमसीक्यू में आ सकता है। आगे चल, एक मिनट, नोटबुक में कुछ तो लिखो। मैं अपने पूरा डिटेल लिखाऊंगा नहीं तो खत्म नहीं होगा। मैं आपको ना मॉड्यूल का रेफरेंस देते जाऊंगा यहाँ पर। डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटरिम पीरियड एंड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। 4.142 पेज 4.14। इस पे आता हूँ मैं, सबसे पहले इस पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दो चीज था। कौन सा दो चीज था, कोई बताएगा? एक तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा कंडेंस। इधर देखो, एक तो था आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा क्या था आपका? कंडेंस्ड फाइनेंशियल। सबसे पहला, an enterprise prepares and present a complete set of financial statements in its interim financial report. The form and content of those financial statement, मैं जैसा हाईलाइट कर रहा हूँ प्लीज करना। Form and content of those financial statement should conform to the requirement as applicable to the annual set of financial। एक मिनट क्या बोल दिया इसका मतलब? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ दो शुड कंफर्म विथ, मतलब जो आप लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरीके से बनाते हो ना, वैसे ही ये भी बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इंट्रीम बना रहे हो तो कोई भी अपना मेथड फॉलो करो। वहां पर आप लोग जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकग्निशन यूज करते हो, तो यहाँ पर भी आपको सेम यूज करके बनाना है। क्लियर? और कंडेंस में देखो क्या बोला है। इफ एन एंटरप्राइज if an enterprise prepares and present a set of condensed financial statement in its interim financial report, those condensed financial statements shall include important है ये सब, minimum each of the headings and subheadings that were included in its most of the recent financial statements। एक मिनट मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा इसका। ओ एग्जांपल, आपने पीपीई के अंदर है ना लैंड दिखाया है, मशीन दिखाया है, गुडविल दिखाया है। सुनो ना, प्लीज सुनो ना, क्या बोल रहे हैं हम लोग?
एक तो सर कंप्लीट सेट अगर बना रहे हो ना, सुनो ना, कंप्लीट सेट बना रहे हो, कंप्लीट सेट सर किसका कंप्लीट सेट? इंटरिम फाइनेंशियल का। तो वो जो कंप्लीट सेट होगा ना, इट शुड कंफर्म विथ योर एनुअल फाइनेंशियल जैसा बना रहे थे आप, जैसा वो वैसा ही है। ये क्लियर? दूसरा, आप इंटरिम कैसा बना रहे हो? कंडेंस्ड फॉर्म में बना रहे हो। उसने क्या बोला भाई, तू कंडेंस्ड फॉर्म में बना रहा है, मतलब समरी बना रहा है, छोटा बना रहा है। लेकिन तू छोटा बना रहा है ना, कम से कम वो हेडिंग और सब हेडिंग दे देना, वो हेडिंग और सब हेडिंग दे देना जो रीसेंट एनुअल रिपोर्ट में दिया था तूने। वो हेडिंग तू छोटा कर दे, चलेगा, छोटा कर दे, मतलब बैलेंस शीट में तेरा मन हो रहा है ना फिक्स एसेट, एक मिनट डिटेल में क्या दिख रहा है मालूम है? डिटेल पहले इमेजिन करो, डिटेल अगर कभी आप लोग ने फाइनेंशियल रिपोर्ट डिटेल में देखा होगा ना, फिक्स एसेट शेड्यूल, उसमें ना ग्रॉस ब्लॉक बनता है। ग्रॉस ब्लॉक में के अंदर भी ना चार चार कॉलम होता है, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग। फिर उसके बाद डेप्रीशिएशन। फिर डेप्रीशिएशन के अंदर भी चार कॉलम होता है, ओपनिंग बराबर, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन, अगर सेल हुआ तो नेगेटिव बराबर, फिर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का, फिर उसके बाद बनता है नेट ब्लॉक। तो ये फिक्स एसेट का इतना शेड्यूल बनता है। वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या? तू इतना डिटेल नहीं देना चाहता है ना, मत दे, चलेगा, कंडेंस दे रहा है दे, लेकिन क्या मालूम है, हेडिंग और सब हेडिंग ना जैसा दिया था ना उधर वैसा सेम रखना ना। जैसे कि अगर हेडिंग इज व्हाट पीपी एग्जांपल, अगर तूने उधर पीपी दिखाया था तो इधर भी पीपी दिखा दे। उधर मशीन का जो वैल्यू था ना, तू डिटेल मत दे, बट मशीन का वैल्यू तो लिख के दिखा दे, इसमें मशीन इतने का था, लैंड इतने का था, गुडविल इतने का था। तो हेडिंग और सब हेडिंग क्या करना, सेम रखना। क्या बोला है? मिनिमम ईच ऑफ द हेडिंग एंड द सब हेडिंग्स दैट वर इंक्लूडेड इन इट्स मोस्ट रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय दिस स्टेटमेंट, उतना तो कम से कम रखना है। क्लियर है क्या? प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। Additional line items or notes should be included if their omission were made, if their omission would make the condensed interim financial statement misleading। उसको लग रहा है कि और भी कुछ जानकारी देना चाहिए इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इंटरिम, मैं नहीं दूं ना तो इंटरिम ना धोखादायक लग रहा है। तो एडिशनल एडिशनल रिपोर्टिंग क्या करना, दे देना इसके साथ में। यहां पर वही बोला है, क्या बोला? एडिशनल लाइन आइटम या फिर नोट्स शुड बी इंक्लूडेड। कब इंक्लूड करना? अगर उसका ओमिशन इज मिसलीडिंग, उसका ओमिशन अगर उसका ना लिखना ना, अगर वो नहीं लिखू ना तो ये थोड़ा ना मिसलीडिंग लग रहा है। तो अगर लगता है ऐसा कुछ नोट लिखना है तो लिख देना। डन। इफ एन एंटरप्राइज प्रेजेंट्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इन इट्स एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट एज पर AS 20, एज पर AS 20, ए भाई तूने ना बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाया है एज पर AS 20, कहाँ पर दिखाई है? जब आपका एनुअल बनता है ना, एनुअल, एनुअल में ना पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नीचे दिखता है बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर तूने वहां पर बताया था ना, तो जब तू इंटरिम बनाएगा ना, तो इंटरिम बनाएगा ना, देन also it also has to present the basic and diluted EPS as per 20 on the face of statement of P&L or condense for interim period also। यहाँ पर भी प्लीज बता देना। क्लियर है? मतलब तुमने जैसा वहां पर किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंटरिम को ना हल्के में ले सकते हो। ये बोल सकते हो कि यार 3 ही महीने का बनाना है तो चलेगा, कुछ डिटेल नहीं दिया तो भी नहीं चलेगा, जैसा आप डिटेल में करते थे ना वैसा पूरा करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, कंटेंट, कंटेंट एक मिनट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल, लिखो लिखो लिखो। चल 143 4.1। चलो क्लियर, डन। फिर इसमें क्या था आपको याद आ रहा है क्या? दो था, एक तो कंप्लीट सेट और दूसरा कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है। तो अगर याद रखना है तो बस ऐसा इधर लिख सकते, एक तो था कंप्लीट सेट और दूसरा कंडेंस्ड फॉर्म।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंटेंट। कंटेंट ऑफ एन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कंटेंट मतलब, ये बोलो ना तुम लोग से, बताओ कंटेंट मतलब क्या 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 होना चाहिए। ये देखो, बैंक इसे बैंक के इसने बैंक को आईएफआर सबमिट किया, इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब आप सोचो कि उसके अंदर क्या क्या है, तो क्या क्या दिख रहा है। हाँ वेरी गुड, एक तो दिख रहा है पीएनएल, दूसरा बैलेंस शीट, और कैश फ्लो, और नोट्स टू अकाउंट। खत्म हो गया, इतना ही है। चार चीज के लिए पैराग्राफ दिया हुआ है। देखो एक बार मैं रीड कर रहा हूँ। अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट नॉर्मली इंक्लूड्स व्हाट? बैलेंस शीट सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल थर्ड, कैश फ्लो फोर्थ, notes including those relating to the accounting policies and other statement and explanatory material that are integral part of the financial statement। बस the benefit of the timeliness वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आओ, हेडिंग लिखो, कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। पेज नंबर क्या लिखना है, 4 ही पॉइंट तो लिखना है, लिखो ना इधर। पहला है आपका बैलेंस शीट, सेकंड है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका नोट्स टू, क्या? हम्म, selected explanatory notes, selected explanatory notes। यहाँ से पूरा ये यहाँ तक है। इधर देखो क्या बोला है यहाँ पर, इसको ना प्लीज सब लोग ध्यान देना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एन एंटरप्राइज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब इंफॉर्मेशन देना चाहिए। इफ मटेरियल इफ नॉट डिस्क्लोज एल्सवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर किस बारे में बताना चाहिए? एक मिनट एक मिनट, इसने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, दिख रहा है, दिख रहा है। उसके अंदर बताओ क्या क्या दिख रहा है। पहला पीएनएल, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो, डन वेरी गुड। और चौथा नोट्स टू अकाउंट्स। एक मिनट इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, नोट्स टू अकाउंट्स कहाँ गया, हाँ, नोट्स along with एक्सप्लेनेटरी मटेरियल या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। मतलब एक्सप्लेनेटरी मतलब कुछ चीज एक्सप्लेन करके एक स्टेटमेंट लिख के दे रही है ये। सर क्या बता रही है उसके अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या बता रहे, ये सब पॉइंट्स। पहला क्या बताना है मालूम है क्या? स्टेटमेंट ऑफ सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड। वो कसम खा रही है कि जो मैंने एनुअल के लिए फॉलो किया था ना अकाउंटिंग पॉलिसी, जो कोई भी दो पॉलिसी बताओ ना अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये क्या होता है वो? हाँ क्या होता है उसके अंदर? तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बराबर। तो वो सब हम लोग ने अकाउंटिंग पॉलिसी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो सुन लेना। ऐसा ना हो कि आप लोग ने जब एनुअल बनाया होगा ना तो वेटेड यूज़ किया, अभी आप लोगों ने फीफो पे करके दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो चेंज कर सकते हो क्या? तीन रीज़न रहा ना, तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो। कौन सा तीन रीज़न रहा तो? हाँ रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, दूसरा इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तीसरा फॉर मोर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? ये तीन रीजन रहा, तो इंटरिम में भी चेंज किया जा सकता है, नहीं तो इंटरिम में भी सेम फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट्स में लिखना पड़ेगा कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया था। क्लियर? A statement that same accounting policies are followed in interim financial statement are those followed in most of the recent annual financial statement, or if the policy have been changed, a description and the नेचर एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंज। चेंज कर सकते हो, बट वो तीन रीजन की वजह से चेंज कर सकते हैं। चेंज, वो तीन रीजन की वजह से चेंज होता है। तो और क्या देना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी कमेंट अबाउट द सीजनैलिटी ऑफ
बिजनेस, एक मिनट का बिजनेस पानीपुरी का नहीं है, अम्ब्रेला का है, बराबर है। तो ये सीजनल बिजनेस है, तो बताना पड़ेगा कि ये मेरा सीजनल बिजनेस है और ये महीने में मेरा ज़्यादा सेल होता है। ये क्लियर है क्या? डन है क्या? ओके। देखो, अम्ब्रेला बाकी भी सीजन में होता है, धूप में भी यूज़ होता है, बट जितना रेनी में यूज़ होता है ना उतना बाकी टाइम में यूज़ नहीं होता, तो सीजनैलिटी बताना पड़ेगा। अच्छा, और क्या बताना पड़ेगा इसको? और क्या बताना पड़ेगा, जरा देखो ना ध्यान से। अपना एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, नेट इनकम, कैश फ्लो, दैट इज, इतना बड़ा लिखा है, इसको मैं शॉर्टकट लिख के दे रहा हूँ, लिखो जैसा मैं लिखा हूँ। कौन सा आइटम बताना है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो होगा ना उसके बारे में बता देना। एक क्लियर है क्या? आपका कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा ना उसके बारे में डिटेल दे देना। नेक्स्ट क्या डिटेल देने का है? नेचर, अमाउंट ऑफ चेंजेस इन, सिंपल रखता हूँ यहाँ पर, अगर कोई भी चेंजेस अकाउंटिंग, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जांपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला ना, एक चीज याद आना चाहिए क्या? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। सुनो ना, आपने 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 इनिशियली ना एसेट का सोचा था कि यूजफुल लाइफ वुड बी 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, 8 साल हो गया, 8 साल तक आपने बराबर डेप्रिशिएट किया। 10 लाख का एसेट था, 10 साल तक डेप्रिशिएट करना चाहिए था, 8 साल तक डेप्रिशिएट हो गया, 2 लाख बचा था। और आपको अब इंटरिम सबमिट करना है। आपको आज से क्या लग रहा है मालूम है क्या? ये और 5 साल चलेगा। आज से लग रहा है 5 साल चलेगा, तो क्या इंट्री में आप आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर सकते हो? हाँ। वैसे ही उसका नाम क्या है? इट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अंदाजा, एस्टिमेट का मतलब अंदाजा, तो ये चेंज हो सकता है। अगर बस चेंज किया है ना आपने, तो क्या कर देना यहाँ पर, डिस्क्लोज कर देना, एक्सप्लेन कर देना। क्या एक्सप्लेन करना सर? कि क्या चेंज किया और उसका अमाउंट बताना। किसका अमाउंट? चेंजेस इन estimates of the amount which was reported prior interim period of the current financial year और changes in the estimates। अपने ओन वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हो। ये क्लियर है क्या? डन। नेक्स्ट क्या बोला है? इशुएंस, बायबैक, रीपेमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट। ये याद भी रखोगे तो ठीक, नहीं अच्छा सुन लो ना। मुझे बताओ, थियरी क्वेश्चन आया भी, कितने मार्क को आएगा? 4 मैक्सिमम, मैक्सिमम 6। उतना तो नहीं आएगा, 7-8 मार्क को। वर्स्ट केस 5 या 6, एकदम वर्स्ट केस, बट एवरेज ना 4 मार्क को आएगा। मतलब अपने को 5 पॉइंट या 6 पॉइंट मैक्सिमम याद करना है इसमें। लगा ना ये पॉइंट नंबर ही बकवास से याद नहीं रहता, छोड़ो ना। क्लियर? नेक्स्ट वाला क्या बोला है देखो, डिविडेंड एग्रीगेट और पर शेयर फॉर इक्विटी शेयर, ठीक है। ये भी डिविडेंड सेपरेटली फॉर इक्विटी एंड अदर शेयर होल्डर्स, ये भी डिस्क्लोज कर देना। हाँ, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। सेगमेंट रिपोर्टिंग के हिसाब से, सेगमेंट रिपोर्टिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखता हूँ। सर नहीं समझा, फिर सुनो ना। आपको इसको क्या बोलता, 5 महीने का मेरे को अलग से लाके दिखाना, तुम्हारा बिजनेस का क्या बिजनेस चल रहा है। अब उसमें भी, इसके बिजनेस के अंदर भी ना बहुत सारे सेगमेंट्स है, और खुद सेगमेंट है ना रिपोर्टेबल है, तो क्या इसको AS 17 फॉलो करना पड़ेगा क्या? इंट्रीम के लिए आंसर इज हाँ, आंसर इज हाँ, वो बोला यहाँ पर। सेगमेंट रेवेन्यू, segment revenue, segment capital employed, segment result for the business segment or the geographical segment। लैंग्वेज समझ रहा? फॉर बिजनेस सेगमेंट मतलब प्रोडक्ट, और जोग्राफिकल सेगमेंट मतलब एरिया, विच एवर इज द एंटरप्राइज का प्राइमरी बेसिस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। जिसका हुआ है ना उसको समझ में आता रहेगा क्या लिखा है, प्राइमरी बेसिस, कोई भी प्राइमरी हो सकता है। क्लियर है? ओके, आगे क्या बोला है यहाँ पर पॉइंट नंबर H में, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कॉम्पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज ड्यूरिंग इंटरिम फाइनेंशियल सच एज अमालगमेशन, एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या है? मटेरियल चेंजेस इन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी सिंस द लास्ट एनुअल। अरे हो सकता है ना कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का एग्जांपल दो कोई भी एक, कोई भी एग्जांपल दो ना कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का। कोई भी एक एग्जांपल दे दो फटाफट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का। कोर्ट केसेस हुआ, अरे बिल डिस्काउंटिंग हुआ, गारंटी हुआ। अच्छा सुन लो ना, बैंक गारंटी से बोलते हैं, बैंक गारंटी, हम बैंक गारंटी दे के रखा हुआ है। या फिर विनिंग द कोर्ट केस से समझाता, चलो ना। विनिंग द कोर्ट केस, कोर्ट केस चल रहा था, बट आपको मालूम है हम लोग जीतने वाले, तो हम लोग ने क्या करके रखा है उसका? प्रोविजन नहीं किया है, जीतने वाले मैंने बोला ना, सिर्फ CL करके रखा है। जब हारने का चांसेस मोर देन 50% ना, तब प्रोविजन करता है। याद आ रहा है कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 29? क्लियर? उसमें ना अलग अलग केसेस थे मालूम है, 6 केस, 8 केस, 4 केस, उसमें क्लियर था कि लेस देन और इक्वल टू 50% रहा ना, तो आपको हारने का चांस इज लेस देन और इक्वल टू 50% रहा तो
सीएल करना पड़ता है, और ज़्यादा रहा तो प्रोविजन करना पड़ता। मैंने सीएल किया था, और वो इंटरिम पीरियड में ना उसका सुनवाई भी, अगर मैं केस जीत गया या केस में हार गया, वॉट एवर इज द केस, अगर हार गया तो क्या करना चाहिए मेरे को, वो पीरियड के लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। बस वही लिखा है, मटेरियल चेंजेस इन कंटीजेंट लाइबिलिटी। अगर कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी में चेंजेस है ना, तो प्लीज मुझे बताना पड़ेगा। ए क्लियर, डन डन, परफेक्ट। एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखो। कंटेंट ऑफ पेज नंबर क्या था इसका, 4.143। क्वेश्चन आंसर्स ना थोड़े सॉलिड है, इसमें थोड़ा सा थियरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। यही तो सबसे मेन है। पीरियड फॉर विच, इसको बाद में देखते हैं, रुको। मटीरियलिटी है, खत्म हो गया ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं है। कॉस्ट इनकर्ड यानी, ठीक है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये एएससी खत्म हो गया, चलो वेरी गुड। इतना अच्छा एएस है। आप बोलोगे तो लिखा ही कुछ नहीं हमने। पहले तो प्रैक्टिकल बुक में नहीं लिखा है, पिछले वाले में। इस बार तो थियरी में कुछ नहीं लिखा है। इधर देख लो, ये एक इम्पॉर्टेंट है। Period for which interim financial statements are required to be presented. Interim report should include interim financial statement, बराबर है, whether condensed or complete for the period listed in the following table. आप लोग को मालूम है जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, एनुअल एनुअल, तो कॉलम कैसा होता है मालूम है? बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट पहला होता है पर्टिकुलर्स, फिर बोलो ना नोट्स टू अकाउंट्स, फिर नोट नंबर, फिर हाँ, एक्सीलेंट। तो पहला कॉलम जो होता है ना, वो होता है करंट ईयर फिगर, और बाजू में क्या होता है? ये क्या कंपलसरी है क्या दोनों देने का? हाँ, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी होता है। करंट आपके बस एग्जाम में दोनों नहीं आता है, आपके एग्जाम में दोनों नहीं आता, बट प्रैक्टिकली ना दोनों फिगर देना पड़ता है। तो मुझे बताओ, ये जो पानीपुरी वाला है जो बैंक को सबमिट करने जा रहा है, क्या इसको भी कंपैरेटिव फिगर देना पड़ेगा क्या? हाँ, कंपैरेटिव फिगर इसको देना पड़ेगा। इधर ना अच्छे से समझना, इधर अच्छे से समझना, मैं आपको ना यहाँ से समझा, इधर देखो। फर्स्ट अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च, एक बार इधर समझ लेना पहले। क्या होगा, सितंबर ले लेता हूँ। 1 जुलाई 25 से लेकर 30 सितंबर। बैंक में मैडम गए अक्टूबर नवंबर के महीने में लोन लेने के लिए। तो बैंक ने क्या बोला, मुझे ना जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने का ना आप मुझे रिपोर्टिंग दो, फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दो। तो ये 3 महीने का क्या बनेगा, पीएनएल बनेगा, कैश फ्लो बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। क्या हो गया मैडम, सब पकड़ लिया आपने, बाप रे, कहाँ से बिजनेस चालू किया इसने, ये तो क्लासेस आती थी। हाँ, तो बोली मैं तो पीछे रह गई। आप भी करो। अब सुन लो ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो आपको 3 चीज देना पड़ता है, जरा बताओ कौन सा 3 चीजें? ए प्लीज, ओ जल्दी। एक तो बैलेंस शीट, और दूसरा पीएनएल, और तीसरा कैश फ्लो। ये ले लेता हूँ, जाने दो, पेज का क्या कंजूस करे। एक मिनट प्लीज देखो।
एक मिनट प्लीज देखो, देखोगे तो ही समझ में आएगा। आप लोग देखोगे तो ही समझेगा, इधर ध्यान से देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। एक तो ये होगा आपका करंट ईयर, और उसके बाजू में होगा कंपैरेटिव। इधर देखो, तो करंट पीरियड का और एक तो कंपैरेटिव पीरियड। क्या बोला है बैलेंस शीट के लिए? एंड ऑफ करंट इंटरिम, मतलब सर यहाँ पर इसको जो बैलेंस शीट बना के देना होगा ना, इट विल बी एज ऑन 30th of 9, 30th of 9/20, और उसके बाजू में और एक कंपैरेटिव भी दिखेगा, एंड इट विल बी एज ऑन, इट विल बी एज ऑन, सोचो लॉजिकल, 31st March 20। हाँ, नहीं, मैंने लिखा है तो कैसा गलत हो सकता है, राइट है, ठीक है, हो गया क्लोज। अच्छा, पीएनएल कब से कब तक का बनाना है मालूम है? हाँ, पीएनएल एक महीने का नहीं बनता है। पीएनएल, अच्छा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपका आईएफआर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट यहाँ से यहाँ तक का मांगा है। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कब से कब तक का बनाओगे आप लोग? 1 जुलाई। तो इंटरिम का क्या मतलब होगा? 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का बनेगा, और उसके बाजू में कंपैरेटिव। हाँ, 31 मार्च का नहीं दिखेगा, अब सॉरी 20। अरे नहीं समझ रहा क्या चल रहा है? अरे लॉजिकल है यार, बैलेंस शीट होता है ना, बैलेंस शीट ईयर एंड तक अवेलेबल होता है। आप, मैं एक बताऊं ना आपको, बैलेंस शीट बनाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑर्गेनाइजेशन को बोलोगे ना कि आप बैलेंस शीट बनाते बैठो, कोई भी डेट का नहीं बना पाएगा, और ईयर एंड का मुश्किल से झोल करके बनाते हैं लोग। बट आप पूछोगे ना, हर महीने का सेल, हर महीने का खर्चा उनके पास होता है, तो पीएनएल बनाना इज इजी। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको ये 3 महीना पूछा है ना, तो यही 3 महीना लास्ट ईयर क्या था वो बताओ। ऐसा क्यों? कंपेयर करना तो 31 मार्च के साथ करो ना। सीजनैलिटी ना हर बिजनेस में होता है, ये मैंने पहले भी बहुत बार बोला, आज फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो। सीजनैलिटी हर बिजनेस में होता है, हर बिजनेस में, कपड़े का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, सब बिजनेस, स्पेशली इन इंडिया, सबसे ज्यादा ना जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही चलता है। अरे खुद देखो अपने स्टानी स्टेशन में कितना गर्दी होता है। एक फेस्टिवल आने दो, अभी गणपति फेस्टिवल था, बराबर है, कपड़े की दुकान में नहीं, क्या आओगे क्लास तो मालूम पड़ेगा, भास्कर कर रहा है। कितना गर्दी होता है नीचे जाने के लिए। अभी नवरात्रि चालू हो जाएगा, बराबर है, अब दिवाली चालू हो जाएगा, बहुत सेल होता है, बहुत सेल होता है। तो ये सीजनैलिटी है। तो इसका सेल वर्सेस फेब का सेल कंपेरेबल ही नहीं है, मार्च का सेल कंपेरेबल ही नहीं है। ये भाई तूने जुलाई अगस्त सितंबर में ये साल में क्या कमाया वो बता, और सेम जुलाई अगस्त सितंबर में ना लास्ट ईयर क्या कमाया था वो बता। ये क्लियर है क्या? तो ये कंपेरेबल है, हो ना? ये क्या लिखा मालूम है आपको? नहीं मालूम ना? ओके, मैं लिखता हूँ इसका फुल फॉर्म। ईयर टू डेट या ईयर, जो भी बोलो ना, ईयर टिल डेट। इसका मतलब क्या होता है मालूम है आपको? यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो सर यहाँ से यहाँ तक का भी देना पड़ेगा क्या? हाँ, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का भी देना पड़ेगा। अच्छा, इसका कंपैरेटिव बनेगा? हाँ, सबका कंपैरेटिव तो बनेगा ही बनेगा। तो इसके कंपैरेटिव में भी क्या आएगा मालूम है? ईयर टू डेट, मतलब 1 अप्रैल 24 से लेकर 30th 9 फोर, फोर फोर फोर। आई क्यों जरा पता, इधर देखो जरा सेंटेंस को, एक बार जरा लैंग्वेज को पकड़ो ना। सबसे पहले सर बैलेंस शीट में एंड ऑफ
जो भी आपका करंट इंटरिम पीरियड है वहां का एंड तक बनाना है, और ये एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये क्लियर है क्या? उसलिए उसने बैलेंस शीट में ये नहीं बोला कि 30 सितंबर 24 तक बना के दे, लास्ट जो बैलेंस शीट अवेलेबल था ना बस वो देना, ये क्लियर। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के लिए देखो क्या बोल रहा है। एक तो दो चीज है, एक तो करंट पीरियड, करंट, क्लियर, ओके डन। दूसरा क्यूमुलेटिवली फॉर ईयर टू डेट, क्यूमुलेटिव फॉर ईयर टू, और उसके बाजू में ही कंपेरेबल इंटरिम पीरियड, बराबर है, एंड ईयर टू। ये इंग्लिश आप पढ़ो और आप मुझे बताओ क्या बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। आप बताओ क्या लिखो। हम्म, क्या लिखो बता दो ना। यस, तो ये 1 अप्रैल 25 से लेकर, और ये वाला 1 अप्रैल 24 से लेकर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओ भाई लोग सुनो। यहाँ पर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पीरियड था ना वो 1/7/25 से लेकर 30/9/25 तक का था। बट उसके लिए आप लोग सोचोगे ना कि यही 3 महीने का पीएनएल, यही 3 महीने का बैलेंस शीट, यही 3 महीने का कैश फ्लो, तो गलत है। तो जो कैश फ्लो चाहिए, एक मिनट पहले वापस से बैलेंस शीट चाहिए, वो तो 30 सितंबर एंड तक का चाहिए। पहले अपन करंट का बात कर लेते हैं। अपने को अगर बैलेंस शीट चाहिए, अगर बैंक ने बोला जा भाई 3 महीने का मेरे को फाइनेंशियल रिपोर्ट दे, इसका मतलब बैलेंस शीट विल बी एज ऑन एंड 30 सितंबर, पीएनएल विल बी वो 3 महीने का प्लस ईयर के स्टार्ट से वो पीरियड के एंड तक का, और कैश फ्लो ईयर के स्टार्ट से एंड तक का, वो 3 महीने का नहीं चाहिए कैश फ्लो। ये क्लियर, और इसके बाजू में कंपैरेटिव भी होना चाहिए कि लास्ट ईयर क्या धंधा था। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसको नोट करके लो ना प्लीज, इसको नोट किया जाए जल्दी जल्दी। एक मिनट हो, क्यों रे ऐसा करता हूँ मैं, तो 24 ही लिखो। मैं देखता हूँ आप लोग का ध्यान बराबर है कि नहीं, तो है ध्यान, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्या देखना है इसके अंदर? डिसाइडिंग हाउ टू रिकॉग्नाइज मेजर और डिस्क्लोज एन आइटम मटेरियल शुड बी। चलते क्वेश्चन आंसर, आओ आप लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन वाला बुक ओपन कर लो प्लीज, जल्दी जल्दी। इसमें ना 4-5 चीज़ें हैं, एक मिनट, 4-5 चीज़ें हैं मुझे जो लिखा के दे देना चाहिए आपको। और ओपन करो ना कॉन्सेप्ट बुक, चलो। एक तो इन रिलेशन टू ना टैक्स, टैक्स एक्सपेंस इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे आएगा? टैक्स एक्सपेंस इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे आएगा? सर बहुत ही इजी है। आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्या बोल दिया, प्रॉफिट ड्यूरिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज टैक्स रेट। क्या बोल दिया, मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज, नहीं नहीं, वेटेड एवरेज टैक्स क्या होता है? ये वेटेड एवरेज टैक्स रेट क्या होता है? आपका टोटल एस्टिमेटेड
tax, total estimated tax, total estimated tax divided by total income into 200। मुझे मालूम है ये बहुत लोगों को नहीं समझा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसको समझाने की। एग्जाम्पल 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 इनकम Q1, Q2, Q3, Q4, 4 क्वार्टर। सब है ना मैडम, 4 क्वार्टर। लोग अच्छा अच्छा सोचा करो रे, फूड में चले जाओगे नहीं तो। नंदिनी बिना क्वार्टर के ही, ये देखो कितना खुशी हो रहा है उसको। 2 lakhs 2 lakhs। अच्छा नहीं लगता नंदिनी बार बार हंसता है वो, देखो। हाँ, वो हंस रहा है कि चिढ़ा रहा है, मालूम नहीं। 2 लाख 2 लाख 4 लाख प्लस 3 7 लाख, और टोटल हो गया। सुनो ना, टैक्स का रेट कैसा बोला मालूम है क्या? प्लीज एक बार सुन लो ना। टैक्स का रेट बोला है, कहाँ तक पकड़ ले, 5 लाख तक नो टैक्स, टिल ₹5 लाख नो टैक्स, एंड अबव ₹5 लाख 30%, एंड अबव ₹5 लाख कितना टैक्स लगेगा बोलो ना? 30%। सो अब ये इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड के लिए टैक्स का एक्सपेंसेस कितना दिखेगा, आप क्या सोचोगे सर? पहला इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन से पीरियड का मालूम है? Q1 का है। फाइंड टैक्स एक्सपेंस फॉर Q1। तो आप कैसे सोचोगे कि सर 2 लाख है, 2 लाख है, 2 लाख तक नो टैक्स, तो यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस नहीं आएगा, ऐसा गलत आंसर है। टैक्स एक्सपेंस आना चाहिए। तो 2 लाख पे सर टैक्स आएगा कितना, 30% ले ले क्या? बिल्कुल भी नहीं। अपने को ना पहले एक रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट। कौन सा रेट है मालूम है? एवरेज। एवरेज कौन सा? एवरेज सिंपल की वेटेड, वेटेड एवरेज रेट है। कैसा निकलेगा इधर देखो, दो चीज चाहिए उसके लिए, दो चीज चाहिए, ध्यान से देखो। एक तो चाहिए सर टोटल इनकम, और दूसरा क्या चाहिए मालूम है? टोटल टैक्स। ये तो 5 लाख तक टैक्स कितना है बोलो? 0। और 12 लाख है, तो मतलब कहना ही से 12 लाख माइनस 5 लाख, तो ये 7 लैक्स। 7 लैक्स के ऊपर अभी प्लीज, हाँ, सरचार्ज सेस वो सब इग्नोर, तो ये आ जाएगा 2.10 लैक्स। तो कैन आई कंक्लूड दैट 12 लाख के इनकम पे टैक्स कितना लगा था मालूम है? 2.10 लाख का टैक्स लगा था। तो इसका मतलब वेटेड एवरेज टैक्स इज 2.10 डिवाइडेड बाय 12 lakhs इंटू 100। कितना आ रहा है ये आंसर? 17.50%। क्लियर? डन? लिखा? परफेक्ट। Therefore, टैक्स एक्सपेंस फॉर Q1 इज इक्वल्स टू, Q1 का इनकम कितना था? 2 lakhs। 2 lakhs के ऊपर 17.50%। ये क्लियर सबको? समझ में आ गया? डन? चलो
अब आओ आप लोग पहले ना टैक्स रिलेटेड जहाँ जहाँ क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसका ना हम लोग सॉल्व करेंगे, बट मैं ये लेक्चर अभी नहीं सॉल्व कराने वाला, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। और एक लेक्चर इसका, तो और एक लेक्चर ले लेंगे हम लोग। बस आप लोग है ना एक ही छोटा सा एक एमसीक्यू है, सॉल्व कर देना। आपकी भी बुक, आपकी भी बुक में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बस ये एमसीक्यू सॉल्व करके बताओ कि कितना आंसर आ रहा है टैक्स एक्सपेंस। चलो बोलो कितना आया आंसर। क्या आया सबको 2000? अब बात है, कैसे आया जरा बताओ। किसको किसको आया ये? 1 2 3, बोलो। 85,000 माइनस 10,000 आया पर 20%। फिर हाँ बोलो। 2,000, वेरी गुड। क्या आया? गलत आंसर है। अभी मैं बताता हूँ कैसे निकल, ध्यान दो। ABC लिमिटेड हैज रिपोर्टेड 85,000 एज पर टैक्स प्रॉफिट इन फर्स्ट क्वार्टर। इधर देखो, क्वार्टर नंबर 1, 85,000 एंड एक्सपेक्ट्स अ लॉस ऑफ 25,000 इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। तो सर Q2, Q3 और Q4 में कहना ही से 25 25 25 क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना, सबको समझा। इट हैज अ कॉर्पोरेट स्लैब रेट कितना? 20% ऑन फर्स्ट 20,000। पहले 20,000 तक अगर इनकम होगा तो कितना टैक्स लगेगा? 20, और उसके ऊपर रहा तो 40% लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूँ क्या, टोटल नेट जो इनकम आ रहा है ना, वो 10,000 ही आ रहा है, और उस 10,000 के ऊपर रेट क्या आ रहा है? 20%, इज इक्वल्स टू, बोलना पड़ेगा, 2,000। तो इसका मतलब सर वेटेड एवरेज रेट 2,000 का, 2,000 का इनकम है, 2,000 का टैक्स है, और इनकम कितने का है? 10,000 का। इसका मतलब सर क्या रेट लग रहा है यहाँ पर? 20% से लग रहा है। और आपने को क्या पूछा? कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस कौन से इसके लिए? फर्स्ट क्वार्टर। तो इसका मतलब 85,000 के ऊपर 20%। आंसर इज, कैलकुलेशन ना लिख के लेना, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली ये सवाल पूछा। डन, चलो, डन फॉर द डे ऑल्सो। थैंक यू।